हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं भारत और मिस्र के बीच संबंधों को लेकर के आगे की स्टोरी। अभी हमने भारत और मिस्र का पार्ट वन लास्ट क्लास में देखा था। अब हम पार्ट टू पर चर्चा करेंगे। पार्ट वन में हमने कुछ चीज़ों को देखा था जिसमें मैंने आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स में डिज़ाइन किया था। पूरे मिस्र रिलेशन को सबसे पहले हमने वर्तमान प्रसंग पर चर्चा करी, आज का क्या कॉन्टेक्स्ट है। इसके बाद हमने संबंधों की ऐतिहासिक स्थिति पर चर्चा की, फिर वर्तमान परिस्थितियों के बारे में चर्चा की। इनको हमने पार्ट वन के तहत देख लिया है। अब इन स्थितियों को, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाए गए हैं, उनको हमें पार्ट टू के तहत देखना है। पार्ट टू मतलब कौन कौन से सहयोग के क्षेत्र हैं दोनों देशों के बीच में, और दोनों देशों की आपस में अपेक्षाएं क्या हैं एक दूसरे से, उसको चर्चा करनी है। फिर दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस हैं और सुझाव, इन सब के बारे में देखना है। तो हम सहयोग के क्षेत्र और भावी अपेक्षाओं के बारे में अगर चर्चा करें तो इसको इतने पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहले दोनों देश रणनीतिक क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में, आतंकवाद उन्मूलन, मानवीय सहयोग, संरचनात्मक विकास के क्षेत्र में सहयोग, आर्थिक क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, सांस्कृतिक, वैश्विक गतिविधियां। तो ये इतने डोमेन हैं जहां पर भारत और मिस्र एक दूसरे के साथ में सहयोग स्थापित कर रहे हैं। अब एक एक स्थिति को हमें देखना है। सबसे पहले हम पहली स्थिति पर चर्चा करें, रणनीतिक सहयोग के बारे में, कि दोनों देश रणनीतिक क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं। देखिए, अगर रणनीतिक महत्व को देखा जाए मिस्र के, रणनीतिक महत्व तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पश्चिम एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है ये। लगभग पूरे स्वेज नहर से 12% का ट्रेड होता है, और पश्चिम एशिया में एक प्रमुख बाजार के तौर पर यह है। कुछ कारण, दो तीन बातों में हम अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण जनसंख्या धारण करता है, जनसंख्या, स्वेज नहर, स्वेज नहर में कुल व्यापार का, वैश्विक व्यापार का 12% स्वेज नहर से होता है। दूसरी बात, मिस्र यूरोप और पश्चिम एशिया के अन्य देशों का प्रवेश द्वार भी है। यूरोप और पश्चिम एशिया, यहां पर पहुंचने के लिए आपको मिस्र का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि मिस्र के पास स्वेज नहर है। ये तीन स्थितियां ऐसी हैं कि मिस्र के साथ भारत को रणनीतिक सहयोग करना आवश्यक हो जाता है, और ऐसी स्थिति में दोनों देशों ने महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। रणनीतिक सहयोग, समझौते पर हस्ताक्षर किए।
मिस्र और भारत के बीच में जो रणनीतिक सहयोग स्थापित किया गया है उसमें कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र, रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक जुड़ाव, वैज्ञानिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना या पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, इन सभी क्षेत्रों को रणनीतिक सहयोग समझौते के तहत शामिल किया गया है। ऐसी स्थिति में मिस्र एक अच्छे स्ट्रेटजिक पॉइंट का राष्ट्र हो जाता है। दूसरी बात आती है कि सुरक्षा के सहयोग के क्षेत्र में दोनों देश किस तरीके से काम कर रहे हैं। रणनीतिक क्षेत्र में आपने देख लिया कि कैसे सुएज नहर के दृष्टिकोण से, पश्चिम एशिया के दृष्टिकोण से, यूरोप के दृष्टिकोण से और खुद मिस्र की जनसंख्या के दृष्टिकोण से मिस्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश हो जाता है। ठीक ऐसे ही दूसरे नंबर पर अगर हम सुरक्षा सहयोग को देखें तो यहां पर भी मिस्र भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सुरक्षा सहयोग, और आजकल सुरक्षा क्षेत्र में भारत व्यापक काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि आखिर मिस्र के साथ हमारे रक्षा और सुरक्षा के संबंध में कुछ ऐतिहासिक स्थिति रही है या नहीं रही है। तो वर्ष 1960 से भारत और मिस्र के बीच में सुरक्षा सहयोग है। दोनों देशों की वायुसेनाएं 1960 से ही सहयोग कर रही हैं। 1960 के दशक में लड़ाकू विमानों के विकास में सहयोग किया गया। भारतीय पायलट 1960 के दशक से लेकर के और 1980 के दशक तक मिस्र के समकक्ष पायलटों को प्रशिक्षित करते रहे। वायुसेना में पायलट प्रशिक्षण भारतीय पायलटों के द्वारा किया जाता रहा। इसी तरीके से भारत और मिस्र दोनों राफेल जेट का प्रयोग करते हैं, राफेल विमान। मिस्र भी राफेल विमान का प्रयोग करता है और भारत भी राफेल विमान का प्रयोग करता है। वर्ष 2021 में आपने देखा कि दोनों किसने डेजर्ट वॉरियर नाम का एक युद्धाभ्यास भी किया। वर्ष 2021 में डेजर्ट वॉरियर, ये एक युद्धाभ्यास किया गया। जून जुलाई के टाइम में वायुसेना का एक दल 2022 में वायुसेना का एक दल मिस्र में गया और वहां पर एक युद्धाभ्यास किया गया, प्रैक्टिस किया गया, जिसमें हमारे सुखोई विमान, बोइंग C-17 विमान, इन्होंने भी भागीदारी की। मतलब एक अच्छी खासी भागीदारी हमारी पहले से रही है। C-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमान भी हमने अभी 2022 में वहां पर भेजे थे। तो ये तो स्थितियां रहीं। और अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा था कि हमारे रक्षा मंत्री सितंबर 2022 में, सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री ने मिस्र की यात्रा करी। श्री राजनाथ सिंह मिस्र गए। कुछ दिनों बाद विदेश मंत्री ने भी यात्रा करी थी। जब रक्षा मंत्री मिस्र की यात्रा में गए तो रक्षा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया। रक्षा सहयोग समझौता, यह हस्ताक्षरित किया गया और संबंध और मजबूत होते गए। अभी हाल ही में जब मिस्र के राष्ट्रपति ने जनवरी 2023 में भारत की यात्रा की, तो मिस्र के राष्ट्रपति का भारत आना रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन उनके साथ ही मिस्र की एक सैन्य टुकड़ी का
भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होना यह और भी महत्वपूर्ण था। अब मिस्र के राष्ट्रपति चूंकि पहले सैन्य प्रमुख भी रहे हैं, सेनाध्यक्ष भी रहे हैं वो, और वहां की सैन्य टुकड़ी भारत में आई, ये दोनों बातें इस बात का संकेत देती हैं कि रक्षा क्षेत्र में दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप देखिए कि एक कंटेंट हम और कर सकते हैं। 26 जनवरी 2023 सैन्य टुकड़ी, मिस्र की सैन्य टुकड़ी का गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होना। परेड में इन सभी स्थितियों से यह संकेत मिलता है कि भारत और मिस्र रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं। तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्यों भारत और मिस्र रक्षा क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग क्यों करना चाहते हैं? स्वाभाविक सी बात है कि दोनों की जरूरतें होंगी तभी सहयोग बढ़ेगा। तो दोनों की जरूरतों के बारे में देखें। अब बात आती है कि भारत मिस्र के साथ रक्षा सहयोग क्यों चाहता है। तो एक शब्द स्पष्ट करता है, भारत इन दिनों रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ाना चाहता है और साथ ही में रक्षा निर्यात को भी बढ़ाना चाहता है। तो भारत रक्षा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, प्लस भारत की रणनीति रक्षा निर्यात की है। ऐसी स्थिति में भारत को उन देशों के साथ सहयोग स्थापित करने की आवश्यकता है जो रक्षा उपकरणों की खरीद करते हैं, और भारत से वो रक्षा उपकरणों की खरीद कर सकते हैं भारत के विश्वसनीय राष्ट्र रहे। उनमें से मिस्र अव्वल साबित होता है। दूसरी तरफ अगर हम मिस्र के दृष्टिकोण से देखें कि आखिर मिस्र भारत के साथ या इजिप्ट भारत के साथ रक्षा सहयोग क्यों चाहता है, तो आप देखें, इजिप्ट उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में एक मजबूत सैन्य क्षमता रखता है अभी, लेकिन कुछ दिनों से ये इजराइल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असक्षम हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह चाहता है कि मिस्र में सैन्य प्रभाव तो उसका बना ही रहे, प्लस इजराइल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी वो सक्षम साबित हो। तो मिस्र की रणनीति क्या है? वो अफ्रीका प्लस पश्चिम एशिया में सैन्य प्रभाव ये बनाए रखना चाहता है और कोशिश करता है कि इजराइल को प्रतिसंतुलित किया जाए। उसकी रणनीति यह है। अब ये दोनों देशों की रणनीतियां एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब दोनों देशों की रणनीतियां अगर सहयोग स्थापित करना चाहती हैं तो स्वाभाविकता बातचीत रक्षा क्षेत्र में बढ़ेगी और बातचीत बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में अभी आपने देखा कि इन दोनों आवश्यकताओं का परिणाम, इनका परिणाम यह हुआ कि कुछ दिनों से रक्षा क्षेत्र में खरीद को लेकर के बातचीत हमारी चल रही है, और अभी जब उनके राष्ट्रपति भारत की यात्रा में आए तो कई मुद्दों पर विचार हुआ। इजिप्ट हमसे तेजस राडार चाहता है, सैन्य हेलीकॉप्टर चाहता है, आकाश मिसाइल के बारे में चर्चा की गई, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड सिस्टम चाहता है वो भारत से। इस तरीके से वो तेजस, सैन्य हेलीकॉप्टर्स, इन कुछ उपकरणों को भारत से लेना चाहता है। साथ ही भारत रक्षा उत्पादन और विनिर्माण के क्षेत्र में इजिप्ट में निवेश करना चाहता है। तो भारत का भी हित है और इजिप्ट का भी हित है। दोनों के हितों की समानता
वो कुछ हथियार एवं उपकरण, जिनमें तेजस है, सैन्य हेलीकॉप्टर्स हैं, आकाश मिसाइल है, ये सब चाहता है। प्लस अगर हम देखें तो भारत सैन्य निवेश चाहता है। इजिप्ट के रक्षा उत्पादन क्षेत्र में भागीदारी, विनिर्माण क्षेत्र में भागीदारी चाहता है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग क्यों है। यहां पर स्थितियां आपको दिखाई दी कि हमने किन किन क्षेत्रों में पहले सहयोग किया। तो सहयोग की स्थिति पहले से ही है और अभी 2021 के बाद से यह स्थिति और ज्यादा मजबूत हो रही है। फिर चर्चा की क्यों ऐसा सहयोग चाहते हैं, तो भारत रक्षा आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्यात की तरफ जा रहा है। इजिप्ट को अफ्रीका और पश्चिम एशिया में सैन्य प्रभाव को बनाए रखना है, प्लस वो इजराइल को प्रतिसंतुलित करना चाहता है, तो उसे भी जरूरत है। इन दोनों का रिजल्ट दोनों के हितों को पोषित करता है। तो ये बात है हमारी कि दोनों देश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे और आगे भविष्य में इसकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेगी। अब बात आती है कि दोनों देश आतंकवाद उन्मूलन में भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो अगला मुद्दा हमारा बनता है आतंकवाद उन्मूलन। आतंकवाद उन्मूलन, यहां आप देखिए कि भारत आतंकवाद से ग्रस्त है और भारत को दुनिया के लगभग सभी राष्ट्रों से या वैश्विक संगठनों से आतंकवाद के उन्मूलन में सहयोग की अपेक्षा हमेशा रहती है। ठीक इसी तरीके से मिस्र भी वैश्विक आतंकवाद को लेकर के हमेशा चिंता प्रकट करता रहा है। तो दोनों देश वैश्विक आतंकवाद उन्मूलन की नीति का समर्थन करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि दोनों देशों के बीच में सहमति बनेगी। मिस्र और भारत दोनों चाहते हैं कि काउंटर टेररिज्म के संबंध में इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस को शेयर किया जाए। मतलब आतंकवाद को प्रतिसंतुलित करने के लिए, आतंकवाद को प्रतिसंतुलित करने के लिए सूचना सहयोग दोनों राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। भारत भी करना चाहता है और वो भी करना चाहता है। तीसरी बात, आतंकवाद को लेकर के दोनों देश जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं। स्वभावतः एक दूसरे का मदद करेंगे, एक दूसरे की सहयोग करेंगे। दोनों देशों ने ये सब बातें तो चलो ठीक है, लेकिन जो चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण है वो है दुनिया के बहुत सारे देश, विशेषकर पाकिस्तान, आतंकवाद उसकी विदेश नीति का एक स्तंभ है। यहां पर ध्यान देने की बात यह है, पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी कूटनीतिक औजार के तौर पर प्रस्तुत करता रहा है हमेशा। लेकिन अभी जब मिस्र के राष्ट्रपति जनवरी 2023 में भारत में आए तो स्पष्ट शब्दों में दोनों राष्ट्रों, भारतीय प्रधानमंत्री और इजिप्ट के राष्ट्रपति, उन दोनों ने कहा कि आतंकवाद को एक विदेश नीति के टूल के रूप में प्रयोग करना किसी भी राष्ट्र के हित में नहीं है। तो स्वभावतः यह बात पाकिस्तान को चुभेगी। तो आतंकवाद
एक विदेश नीति टूल के रूप में प्रयोग का विरोध करता है। दोनों राष्ट्रों ने इस बात को भी स्पष्ट किया। सीमा पार आतंकवाद के लिए ठोस कार्यवाही करने पर सहयोग करने का वादा किया गया। इसके बाद और भी बहुत सारी बातें हुई आतंकवाद को लेकर के कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संगठनों को एक मंच में आना चाहिए, सक्रिय होकर के काम करना चाहिए। साइबर स्पेस को लेकर के दोनों देशों ने सहमति प्रकट की। तो आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे विचार विमर्श हुए जो आतंकवाद के उन्मूलन को लेकर के काम कर रहे थे। यहां पर भी हमारा सहयोग है। अगली बात आती है, चौथी बात, मानवीय सहयोग का क्षेत्र। मानवीय सहयोग, इस क्षेत्र में भी दोनों राष्ट्र एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहते हैं। मानवीय सहयोग, मानवीय सहयोग का आशय क्या है? जो मनुष्य के लिए जरूरत की चीजें हैं या मानवीय आपदाएं हैं, उन क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करना। दो स्पष्ट प्रमाण हैं जब दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे की मदद करी। पहला, अभी हाल ही में महामारी का दौर आया, जो महामारी के दौरान दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे की मदद करी। 1921 में मिस्र ने भारत से लगभग 50,000 कोविड वैक्सीन खरीदी। वहीं पर जब 2021 की दूसरी लहर जिसने भारत को बहुत परेशान किया, उस दौरान मिस्र ने ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, रेमडेसिवियर दवाएं, ये सब हमें भेजी। तो दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद करी। वैक्सीन को लेकर के भारत ने मिस्र की मदद करी, और दूसरी इस लहर के दौरान बहुत सारी दवाएं मिस्र ने भारत को दी। यहां पर एक दूसरे का मदद दिखाई दिया। दूसरी बात, अभी रिसेंटली खाद्यान्न को लेकर के मिस्र परेशान था। खाद्यान्न को लेकर यहां ध्यान देने वाली बात है कि मिस्र अपने खाद्यान्न का लगभग 80% यूक्रेन और रसिया से प्राप्त करता है। लेकिन जब यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध हुआ तो वो मिस्र को खाद्यान्न आपूर्ति करने में असक्षम हुए। ऐसी स्थिति में मिस्र के लिए जरूरत थी कि वो गेहूं के लिए किस पर निर्भर हो, तो उसने अपनी लिस्ट में भारत को शामिल किया और भारत से कहा कि हमें गेहूं की आवश्यकता है। अब यहां देखिए कि भारत पहले ही ये घोषणा कर चुका था कि गेहूं का निर्यात हम नहीं करेंगे। भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। खाद्यान्न आपूर्ति को देखते हुए और यूक्रेन रूस के युद्ध को देखते हुए ऐसी स्थितियों में बावजूद इसके भारत ने मई 2022 को मिस्र को लगभग 61,500 मीट्रिक टन गेहूं की एक खेप भेजी। तो खाद्यान्न को लेकर के भारत ने मिस्र की मदद करी जब मिस्र समस्या में था, खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था। तो यहां आप दोनों दृष्टिकोणों से देखेंगे तो भारत और मिस्र एक दूसरे की मदद करते रहे, मानवीय क्षेत्र में सहयोग करते रहे। अब अगली बात आती है, पांचवी बात, संरचनात्मक विकास में भी एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं आज दोनों देश, और कर भी रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा संरचनात्मक सहयोग। इस क्षेत्र में भी मदद करना है।
मिस्र के द्वारा भारत से कई क्षेत्रों में संरचनात्मक सहयोग की अपेक्षा की गई। जैसे मिस्र चाहता है कि भारत मिस्र में मेट्रो परियोजना पर काम करे, यह चर्चा हुई। मिस्र चाहता है कि सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में दूसरा चैनल बनाए। एक तो भारत से सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र के निर्माण की मदद चाहता है कि भारत यहां पर एक इकोनॉमिक जोन का निर्माण करे, प्लस दूसरा चैनल, सुएज नहर में दूसरा चैनल यह भी मिस्र चाहता है। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि मिस्र ने एक नई प्रशासनिक राजधानी बनाने के लिए भारत से विचार विमर्श करना शुरू किया है। नई प्रशासनिक राजधानी, इस क्षेत्र में भी मिस्र भारत की मदद चाहता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आज भले ही वहां पर चीन का बहुत सारा निवेश हो, लेकिन वो भारत से इन क्षेत्रों में मदद की कोशिश कर रहा है। तो संरचनात्मक क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक सहयोग के क्षेत्र। यहां पर काफी कुछ तरक्की की गई है। आर्थिक सहयोग, अगर आर्थिक सहयोग में देखा जाए तो तीन चार खास बातें आ जाती हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके कच्चे माल, उसके पास होने वाले निवेश, व्यापार, इन सब पर निर्भर करती है। तो अगर हम चर्चा करें निवेश को लेकर के, निवेश, तो भारत की लगभग 50 कंपनियां हैं जो मिस्र के अलग अलग क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं और लगभग 3.15 बिलियन डॉलर का निवेश भारतीय कंपनियों का है। 3.15 बिलियन भारतीय कंपनियां मिस्र में निवेश कर चुकी है। 15 बिलियन डॉलर, इतना निवेश तो हमारा वहां पर अभी है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो केमिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर बिजनेस हो, इन सब क्षेत्रों में हमारा निवेश वहां पर, इनफैक्ट रिटेल में भी पहले से भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जो मिस्र में निवेश कर रही हैं, जैसे कि आप अगर चेन्नई की सनमार समूह को देख लीजिए, पोर्ट सईद में कास्टिक सोडा संयंत्र स्थापित कर चुकी है वहां पर। आदित्य बिरला समूह है जो अलेक्जेंड्रिया में कार्बन ब्लैक सुविधा उपलब्ध करवा रही है। एशियन पेंट है, डाबर है, इसी तरीके से यूफ्लिक्स फिल्म है, बजाज ऑटो काम कर रहा है। बहुत सारी कंपनियां भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। और अभी रिसेंटली गुरुग्राम की एक कंपनी रिन्यू पावर, उसने वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने का काम किया है जो 8 अरब डॉलर का निवेश करने वाली है। तो मिस्र में इतना तो निवेश अभी है, प्लस ये जो रिन्यू पावर है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने के लिए एक समझौता किया है जिसमें अच्छा खासा निवेश होगा। तो भारतीय कंपनियां निवेश के क्षेत्र में मिस्र में ठीक ढंग से काम कर रही हैं। अब अगर हम चर्चा करें द्विपक्षीय व्यापार की, द्विपक्षीय व्यापार, तो यहां पर भी दोनों देशों के बीच में विगत कुछ वर्षों से अच्छी खासी तरक्की हुई। वैसे तो भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर के मार्च 1978 में एक समझौता हुआ था
मार्च 1978 में द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ था। व्यापार समझौता। लेकिन 1978 के बाद धीरे धीरे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ता रहा। इनफैक्ट 1978 में दोनों देशों ने मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लॉज के आधार पर काम करना शुरू किया था। अभी कुछ दिनों से अगर हम देखें तो 10 साल में, बीते 10 साल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5 से 6 गुना आगे बढ़ा है। कोविड-19 महामारी के दौरान अगर वर्ष 2019-20 में देखा जाए, 2019-20 में तो 4.50 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। हालांकि कोविड-19 के दौरान 2020-21 में थोड़ा सा कम हुआ। 2020-21 में 4.15 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। लेकिन जैसे ही कोरोना शांत हुआ, 2021-22 में अगर आप व्यापार को देखेंगे, 2021-22 में तो 7.26 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो लगभग इसका 75% ज्यादा है। तो ग्रोथ रेट आप देखिए कि द्विपक्षीय व्यापार में कितनी तेजी से भारत और मिस्र आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि द्विपक्षीय व्यापार में अगर बात करें आप व्यापार संतुलन की, तो व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है, क्योंकि हम उनको निर्यात ज्यादा करते हैं और उनसे आयात कम करते हैं। भारत से मिस्र ने लगभग, अभी रिसेंटली जो 2021-22 का बजट, 21-22 का वर्ष गुजरा, तो भारत से मिस्र ने 3.74 अरब डॉलर के मूल्य का निवेश प्राप्त किया। वहीं पर भारत ने 3.52 अरब डॉलर के सामान को आयात किया। तो व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। स्वभावतः ये भारत के लिए तो हितकर है। भारत मिस्र से बहुत सारी चीजें खरीदता है, जैसे कि खनिज तेल है, उर्वरक है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, कपास है, इन सब चीजों को मंगवाता है। और मिस्र भारत से जैसे कि बफेलो मीट है, आयरन, स्टील, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, लाइट्स व्हीकल, छोटे छोटे जो वाहन हैं हमारे, कॉटन यार्न, ये सब चीजें भारत से मिस्र आयात करता है। तो इन बातों को आपने देखा कि निवेश अच्छा है, द्विपक्षीय व्यापार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में। स्वभावतः ऐसी स्थिति में व्यापार की संभावनाएं भारत तलाशेगा या नहीं। दोनों देशों ने एक अनुमान के मुताबिक द्विपक्षीय कारोबार को, जो कि अभी 7.26 अरब डॉलर का है, अगले 5 वर्षों में 12 अरब डॉलर तक करने का निर्णय लिया है, करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। तो संभावनाएं 12 अरब डॉलर की, ये 5 वर्ष में, आगे आने वाले 5 वर्ष में इसको अचीव करने की रणनीति बनाई गई है। दोनों देश टेक्निकल क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं। टेक्निकल, विशेषकर भारत मिस्र को टेक्निकल क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। बहुत सारे स्कॉलरशिप हम टेक्निकल क्षेत्र में बांटते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 20-22 वर्षों में 13,000 से ज्यादा मिस्र के अधिकारी भारत के ITEC अर्थात इंडियन
टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम का भागीदारी करते रहे हैं। साथ में आईसीसीआर में भागीदारी करते रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस में, आईएएफएस में भागीदारी करते रहे हैं, इंडियन अफ्रीका फोरम समिट में। तो टेक्निकली क्षेत्र में भी हमने सहयोग किया है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से अपने इतनी सारी बातों को देखा, जिसको हम निवेश, द्विपक्षीय व्यापार और भावी संभावनाएं, टेक्निकल क्षेत्र में संभावनाएं, ये सब बातें। इसके बाद और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर दोनों देश एक दूसरे का सहयोग चाहते हैं, जैसे कि टूरिज्म। अगर टूरिज्म की बात करें तो इन दिनों मिस्र चाहता है कि भारत के पर्यटक मिस्र में आए, क्योंकि इस समय मिस्र फाइनेंसिंग क्राइसिस से गुजर रहा है। मिस्र में विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम हो गया है। ऐसी स्थिति में वो चाहता है कि भारतीय टूरिस्ट मिस्र की यात्रा करें, वहां पर जाएं, घूमें फिरें। तो आप लोग भी जा सकते हैं, पिरामिड्स को देख सकते हैं वहां पर जाकर के, जिनको भी घूमने फिरने जाना है। दूसरी बात, कल्चरल रिलेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सांस्कृतिक संबंध। अब मैं अगर सांस्कृतिक संबंधों के बारे में बात करूं, सांस्कृतिक संबंध, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं ये। इंडस, जहां हम रह रहे हैं, और मिस्र की अपनी एक सभ्यता। लेकिन इन पुरानी सभ्यताओं ने भले ही प्राचीन काल में सांस्कृतिक संबंध रहे हों, लोथल से मिस्र तक व्यापार होता रहा हो, अशोक के पीरियड में संबंध रहे हैं, मौर्य काल में, लेकिन वर्ष 1992 में 1992 में भारत ने मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर को मिस्र में स्थापित किया था, काहिरा में। मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर। और तब से हमारे और संबंध MACIC, तब से हमारे सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि होती रही। अभी जनवरी 2023 को जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत की यात्रा में आए, तो दो बातें खास कही गई 2023 में, और वो थी सांस्कृतिक सहयोग प्लस पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी, लोगों के साथ संबंध के साथ संपर्क। पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी। अब इस पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, और वो समझौता दोनों देशों के मीडिया के बीच में हुआ है। भारत का प्रसार भारती और मिस्र का राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण, जिसको मिस्र में NMA कहा जाता है। तो हमारा प्रसार भारती और मिस्र का NMA, जिसको नेशनल मीडिया प्राधिकरण कहा जाता है, इन दोनों के बीच में आगे लगभग 5 वर्षों के लिए एक समझौता किया गया है। पहले 3 साल के लिए समझौता किया गया है, 3 वर्ष के लिए एक समझौता हुआ है, जो इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, प्रोग्राम्स चलाएंगे, एक दूसरे की संस्कृतियों से परिचित करवाएंगे। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी हम 1992, आधुनिक भारत में 1992 से ही सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं, और अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनती है, और वो है वैश्विक गतिविधियों में सहयोग की। वैश्विक गतिविधियों में दोनों देश बड़े दिनों से सहयोग करते रहे हैं।
वैश्विक गतिविधियों में सहयोग। कई क्षेत्र हमारे पास उदाहरण के तौर पर हैं। आजादी से लेकर के अब तक सबसे पहली बात तो आप नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के बारे में जानते ही हैं, मैंने पहले भी चर्चा करी है। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का गठन मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, घाना के नक्रुमा, इंडोनेशिया के सुकर्णो, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन सब ने मिलकर के नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का गठन किया और तीसरी दुनिया को शीत युद्ध की ज्वाला से बचाने का काम किया, संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्ति को बढ़ाने का काम किया। तो एक तो नाम है, दूसरा वैश्विक संगठनों में हमेशा दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते रहे। में सहयोग, जैसे आप देखें संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य जैसे कि WTO, लंबे वक्त से एक दूसरे का सहयोग दोनों राष्ट्रों ने किया है। दोनों राष्ट्रों ने अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए इन वैश्विक संस्थाओं को प्रेरित भी किया है। इसी तरीके से तीसरी बात, मजबूत अफ्रो अरब सहयोग स्थापित करने में दोनों एक दूसरे का सहयोग करते रहे। अफ्रो एशिया सहयोग, अफ्रो अरब सहयोग में भारत की भूमिका भी रही है, चाहे वो अफ्रीका एशिया हो, जैसे कि हम एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं जापान के साथ मिलकर के, वहां पर भी मिस्र हमारी मदद करता है। अफ्रो और अरब सहयोग, यहां पर भारत इजिप्ट के साथ में मिलकर के सहयोग करना चाहता है। अफ्रो अरब सहयोग भारत को कई दृष्टिकोण से फायदा देगा। अगर अफ्रीका और अरब राष्ट्रों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है तो व्यापार के दृष्टिकोण से मजबूत होगा। वेस्टर्न एरिया में क्षेत्रीयकरण को ध्यान में रख करके मजबूत होगा। तो एक महत्वपूर्ण स्थिति यह है। पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है वो है OIC, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC, इस्लामिक सहयोग संगठन। यहां पर अमेरिका, वो इजिप्ट, इस्लामिक सहयोग संगठन, यहां पर इजिप्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में भारत की मदद आरंभ से ही करता रहा है। अब यहां ध्यान रखना है कि पाकिस्तान इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में भारत का विरोधी हमेशा रहा है। 1969 में जब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बना तो भारत को इनिशियली आमंत्रित किया गया, लेकिन फिर भारत ने या तो पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि भारत OIC का सदस्य बने, भारत ने भी अपना मन बनाया कि OIC का सदस्य बनने का मतलब है कि सांप्रदायिक आधार पर हस्तक्षेप होना। भारत नहीं चाहता था कि OIC में कश्मीर को लेकर के भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए, तो भारत भी नजरअंदाज करता रहा। लेकिन इसके बाद आज जब हमने, तो आइए अब हम लोग एक और सहयोग, पांचवें सहयोग को देखें। और पांचवा सहयोग भारत OIC में प्राप्त करना चाहता है। तो एक सहयोग बनता है हमारा OIC में सहयोग।
आप देखिए कि भारत मिस्र को मुस्लिम बहुल देशों के बीच एक उदारवादी देश के रूप में हमेशा समझता रहा है और इस्लामिक सहयोग संगठन में मिस्र एक उदारवादी देश के रूप में भारत का हमेशा से समर्थन करता रहा। इसका एक प्रमाण है अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले, मतलब लगभग अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान ओआईसी में एक प्रस्ताव लेकर के आया था भारत के विरोध में। हालांकि भारत ओआईसी का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत के विरोध में आलोचना करने के दृष्टिकोण से एक प्रस्ताव लाया गया था। जब भारत में मोहम्मद साहब को लेकर के टिप्पणी का एक विवाद हुआ था उस समय, तो मिस्र ने वहां पर पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का विरोध करके भारत के साथ में एक गुडविल को तैयार किया था, गुडविल जेस्चर्स को दिखाया था। तो ओआईसी में भी हमें मिस्र का सहयोग प्राप्त होता है ताकि ओआईसी भारत के विरोध में ना जा सके। इसी तरीके से भारत ने भी अभी हाल ही में जब G20 सम्मेलन हुआ था, तो G20 सम्मेलन में भारत को मिस्र की अध्यक्षता भारत को G20 की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में भारत ने इजिप्ट को एक मेहमान देश के रूप में इनवाइट किया था। तो आप देखिए कि इन सभी क्षेत्रों में भारत और मिस्र के बीच में सहयोग रहा है। तो ये कुछ सहयोग के क्षेत्रों पर हमने चर्चा करी, जिनमें राजनीतिक, सुरक्षा, आतंकवाद, मानवीय, संरचनात्मक, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग, टूरिज्म, सांस्कृतिक और अनेक प्रकार के वैश्विक संगठनों में भारत और मिस्र एक दूसरे का सहयोग करते रहे। अब बात आती है कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जहां पर भारत को मिस्र में देखना पड़ता है, या किस तरीके से ऐसे चैलेंजेस बनते हैं। तो अगर हम मिस्र के बारे में संबंधों को देखें तो पूरा एनालिसिस करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है। यहां अभी तक हमने इन सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर ली। अब कुछ चैलेंजेस और कुछ सुझाव एक साथ हम इनको देख सकते हैं। आप देखिए कि मिस्र में चीन भारत के लिए एक चुनौती है। तो एक चुनौती जनरेट करता है चीन। भले ही भारत का मिस्र में व्यापार 7.26 अरब डॉलर तक पहुंच गया हो, लेकिन चीन का व्यापार हमारे व्यापार की अपेक्षा लगभग दोगुना है। तो ऐसी स्थिति में भारत को एक तो चीन के साथ प्रतिस्पर्धा मिस्र में करनी है। दूसरी बात, पूरे अरब देशों में, मिस्र सहित पूरे अरब देशों में वहां के कॉमन पीपल के बीच, नागरिकों के बीच पाकिस्तान भारत विरोधी एक प्रोपेगेंडा तैयार करता है। भारत विरोधी दुष्प्रचार करता है। इस दुष्प्रचार का सामना भी भारत को करना पड़ता है। एक ऐसी स्थिति है। प्लस अफ्रीकी देशों में, अरब देशों में जिस प्रकार के सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न होते हैं, उन सांप्रदायिक विवादों का असर भारत के ऊपर भी पड़ता है। तो एक चुनौती हमारे सामने रहती है सांप्रदायिक तनाव। अगर पूरे अरब देशों में किसी भी प्रकार का, चाहे वो शिया सुन्नी का विवाद हो, चाहे वो इजराइल अरब विवाद हो, वो भारत के और अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रभावित करता है। तो अलग से अगर हम एक चुनौती देखना चाहें तो इजराइल अरब विवाद, ये भी एक चुनौती है। ऐसी स्थिति में इन चुनौतियों को दूर करने के लिए
भारत को लिंक एंड एक्ट बेस्ड पॉलिसी को और अधिक मजबूत करना होगा। भारत को अपने निर्धारित लक्ष्य, चाहे वो हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी हो, चाहे वो हमारी हार्ड पावर डिप्लोमेसी हो, इन सभी क्षेत्रों में तेजी से सहयोग करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मिस्र और भारत के बीच संबंधों के सारे आयामों पर हमने चर्चा कर ली है। अब अगर मैं एक ओवरव्यू दूं आपको कि किस तरीके से हमने इन संबंधों को पढ़ा, तो पूरा का पूरा एक फॉर्मेट इस तरीके से निकल करके आता है। इस पूरे फॉर्मेट में भारत मिस्र संबंध, पहले हमने वर्तमान प्रसंग के बारे में चर्चा करी, इसके बाद संबंधों की ऐतिहासिक स्थिति, जिसमें हमने स्वतंत्रता पूर्व संबंध देखे, स्वतंत्रता के पश्चात संबंधों को हमने 3 भागों में बांट कर देखा, और फिर वर्तमान परिस्थितियों के बारे में चर्चा की, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां ऐसी। इसके बाद हमने सहयोग के क्षेत्र और भावी अपेक्षाओं के बारे में चर्चा की, जहां पर रणनीतिक, सुरक्षा, आतंकवाद, ये सभी हमारे सहयोग के क्षेत्र हैं। तत्पश्चात हमने फिर चुनौतियां और सुझाव के बारे में चर्चा की। इस प्रकार से भारत और मिस्र के बीच में एक व्यापक तौर पर चर्चा कर ली है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी सवाल आएगा वो इस फॉर्मेट पर आधारित होगा। अब सवाल कोई भी होगा, इसी के अंतर्गत वो आ जाएगा। तो ये हुआ भारत और मिस्र के बीच संबंध। ऐसे ही मैं और आगे भी आपको कुछ कुछ विशेषकर नीतिगत स्थितियों पर मैं चर्चा करता रहूँगा। कोई भी ज्वलंत मुद्दा होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।